हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा क्लास रैमसे मॉडल। और रैमसे मॉडल से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछला 3 वीडियो, जिसमें से 3 लेक्चर आपको देखने हैं, न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल, इंटर टेम्पोरल चॉइस मॉडल एंड ओवर लैपिंग जनरेशन मॉडल। अगर क्लास आपको ये 4 टॉपिक्स आते हैं तो ये टॉपिक रैमसे मॉडल समझ में आ जाएगा, क्योंकि रैमसे मॉडल इंटरलिंक है। क्योंकि अगर न्यू क्लासिकल मॉडल आपको आता है, सोलो और मीट का मॉडल आता है, तो ही आपको फिशर का इंटर टेम्पोरल चॉइस प्रेफरेंस आता है आपको, तो ये थ्योरी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अदरवाइज मैं समझाने का प्रयास तो करूँगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो देख लीजिए, तो ये बहुत इजी समझ में आ जाएगा। बट आई ट्राई टू सिंपली वे में, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा क्लास आपसे। बस आपको क्या करना है, चीज़ों को समझते जाना है, नोट करते जाना है क्लास। हम बहुत पहले डिस्कस किए थे कि किसी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में हम स्टडी स्टेट की बात करते हैं। और स्टडी स्टेट क्या होता था क्लास, कि ये कहता था कि वहाँ पर जो कैपिटल फॉर्मेशन रेट है, सेविंग रेट है, इन्वेस्टमेंट रेट इक्वल टू सेविंग रेट, और जिस रेट से पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है उसी रेशियो से कैपिटल फॉर्मेशन की ग्रोथ होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि ऑप्टिमम जो रिसोर्सेज है फुली यूटिलाइज होंगे, लेबर कैपिटल फुली यूटिलाइज होगी, कंजप्शन का मैक्सिमम लेवल हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर मैक्सिमम कंजप्शन हो जाएगा वहाँ पर सेविंग भी मैक्सिमाइजेशन होती है, यानी कि सारी इकोनॉमी बेटर हो जाती है, एक ऑप्टिमम पॉइंट पहुँच जाता था। लेकिन कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि कंजप्शन एक मैक्सिमम पॉइंट होगा, या सेविंग हमेशा उसी रेट से बढ़ती रहेगी, या कंजप्शन का रेट उसी रेट से बढ़ता रहेगा, या पॉपुलेशन उस रेट से बढ़ती है। तो ये बड़ा एक डिस्प्यूट हुआ। और आफ्टर सम टाइम रैमसे ने सबसे पहले 1928 में ये मॉडल दिया था कि कंजप्शन और सेविंग दोनों इंटरलिंक हैं, क्योंकि इनकम का एक पोर्शन कंजप्शन पे जाता है, एक पोर्शन सेविंग के जाता है। तो ये कहता है कि क्लास कि एक फैमिली को एक यूनिट मानता है, परिवार को एक यूनिट मानता है। तो हमने 2 चीज़ पढ़ा था इंटर टेम्पोरल चॉइस में, कि जब हम करंट पीढ़ी में होते हैं, टी टाइम में होते हैं, तो हमारे पास T-1 यानी कि पिछले साल की लेबर होती, पिछले साल की पॉपुलेशन है यहाँ पर। और जब हम कभी T+1 में जाएंगे, यानी कि ओल्ड एज में जाएंगे, तो उस समय जो है यंग एज भी होगी। तो कहने का मतलब कि जो हमारे टाइम में यंग एज होगी, उसको कैपिटल कहाँ से मिलेगी, करंट टाइम में जो हम टी टाइम में वर्क करके दे रहे हैं, उसी की जो हमारा इंटर टेम्पोरल चॉइस, मतलब हमारी सेविंग से जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा, उसी से वो क्या करेंगे, अपनी इनकम अर्निंग करेंगे। तो कहना यहाँ पर यह है क्लास कि जो फैमिलीज़ हैं, एक के बाद एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी आती है। बात ये हो रही है यहाँ पर कि कंज्यूमर वेलफेयर, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में मैक्सिमम यूटिलिटी की बात हो रही है, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में आपने देखा होगा, मेरा कहने मतलब है कि जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को काटता है, वो आपका क्या होता था क्लास, ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट होता था। फिर आपको क्लास मैंने पढ़ाया था इंटर टेम्पोरल चॉइस में कि जहाँ पर बजट लाइन को प्रेफरेंस काटता है, इसका मतलब वहाँ पर वो फैमिली, वो परिवार मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में है, एक फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और अगर आप एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी हम ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुँचते थे। ये पिछले थ्योरीज के कंक्लूजन थे। तो यहाँ पर अब बात ये आती है कि जब हम कह रहे हैं कि वो कौन सा वे है जिससे मैक्सिमम कंजप्शन रहेगा और सेविंग हमेशा कंजप्शन रहेगी,
मतलब एक पीढ़ी का मैक्सिमम कंजप्शन हुआ, क्या दूसरी पीढ़ी में भी मैक्सिमम कंजप्शन होगा? यहाँ पूरी सोसाइटी हमेशा मैक्सिमम यूटिलिटी फंक्शन पे रहेगी, मतलब मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन रहेगा। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए रैमसे ने मॉडल बनाया। बाद में उस रैमसे के मॉडल के बाद में कॉस एंड कूपमैन ने भी उसको अपग्रेड किया। तो कहने का मतलब है कि हम इस मॉडल में क्या पढ़ना चाहते हैं? इस मॉडल में हमें यही पढ़ना है क्लास कि जो हमारा कंजप्शन है या हमारा सेविंग है वो हमेशा डायनामिक रूप से एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी पर तीसरी पीढ़ी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उनकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को फाइंड करने की बात करता है। यानी कि एक मैथमेटिकल जो है ड्राइव करके वो दिखाना चाहता है कि अगर इस तरह से होगा तो सोसाइटी में सोशल वेलफेयर होगा। देखो, थ्योरी को समझने का प्रयास करना, सिर्फ इसमें ये कहना है हमारा कि वो कौन सा वे होगा, वो कौन सा पाथ होगा जिस पर कंजप्शन का और सेविंग का रेट का बेटर होता जाएगा। क्योंकि पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, तो रिसोर्स भी यूज हो रहे हैं। एक टाइम के बाद कैपिटल की प्रोडक्टिविटी भी टीपी जहाँ हाई होता है वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है और उसके बाद निगेटिव हो जाती है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर आपको पता है कि वेज मिलती है, तो यानी कि वेज भी तो 0 हो जाएगी। बात यहाँ रही है। तो कहने का मतलब है कि अब इसमें इस प्रॉब्लम को फाइंड करना है, क्योंकि परफेक्ट कंडीशन मान के चलता है और परफेक्ट कंडीशन मान के चलता है तो बोलता है कि वहाँ पर पेरेटो ऑप्टिमलिटी होती है। पेरेटो ऑप्टिमम सुना होगा आपने, जहाँ पर कहता है कि यहाँ पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सब सेटिस्फाई होते हैं, जिसे हम बिल्स पॉइंट बोलते हैं, तो जिसे हम एलोकेटिव एफिशिएंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर बात आ रही है डायनामिक एफिशिएंसी की, और डायनामिक एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पर है कि हर टाइम पे T1, T2, T-1 पिछला या T+2 में आने वाली पीढ़ी में डायनामिक रूप से जो यूटिलिटी फंक्शन है वो मैक्सिमाइजेशन हो जाए दिए गए बजट कांस्टेंट में, दिए गए बजट लाइन पे। इसी को फाइंड करने की बात करता है। फिर बोलता है कि सोशल जो प्लानर होता है, जो कि आपने माइक्रो में पढ़ा था कि पेरेटो ऑप्टिमलिटी जहाँ पर होती है वहाँ पर सोशल जस्टिस मतलब जजमेंट, वैल्यू जजमेंट आ जाता है। वैल्यू जजमेंट है कि गवर्नमेंट आ जाती है और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि सोशल वेलफेयर। तो कौन सा फंक्शन, कौन सा कंजप्शन फंक्शन है, किस कंजप्शन फंक्शन पे, किस बजट लाइन पे वो सोसाइटी, पूरी सोसाइटी का ऑप्टिमम कंजप्शन होगा। तो ये प्लानर जो सेंटर प्लानर प्रॉब्लम आती है, ये एक प्रॉब्लम हो गई, सेंट्रल की साइड से प्रॉब्लम होगी कि गवर्नमेंट किस प्लान को अडॉप्ट करे कि आने वाली पीढ़ी के लिए, डायनेमिक रूप से चलने वाली पीढ़ी के लिए कंजप्शन मैक्सिमाइजेशन हो। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये मॉडल पढ़ते हैं। अब मॉडल का क्लास, ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसको हम 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। आज आपको मैं इस मॉडल का मेन आइडियाज़, एजम्पशंस और मैंने उसके टूल्स बताना चाहता हूँ। तो क्लास देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने इसकी मेन आइडियाज़ को लिखा है जो कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। मेन आइडियाज़ क्या यहाँ पर क्लास है कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड कैन बी यूज द इन्वेस्टमेंट एंड कैप्ट कंजप्शन और इंड्यूस द इंटेंट अपॉन बजट कांस्टेंट। कहना क्या चाह रहा है, कहना यहाँ कहा जा रहा क्लास कि जो टोटल प्रोडक्शन फंक्शन है, इसने भी वही लिया जो न्यू क्लासिकल ने लिया। एक कहता है कि जो टोटल प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें कैपिटल स्टॉक है, जो भी कैपिटल स्टॉक है कैन बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। जो कैपिटल स्टॉक कैसे, इंटरटेम्पोरल चॉइस आपने पढ़ा था कि करंट में कंजप्शन कम करेगा तो फ्यूचर में कंजप्शन ज़्यादा होगा, और फ्यूचर की कंजप्शन ज़्यादा होने का मतलब करंट के कंजप्शन कम करके वो इन्वेस्टमेंट कर देगा और एक सर्टन परसेंट पे इन्वेस्टमेंट करेगा। तो करंट की इनकम जो है वो फ्यूचर की इनकम हो जाएगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट मिलेगा वो फ्यूचर की इनकम हो जाएगी। प्लस फ्यूचर में भी कोई वर्क करेगा, क्योंकि आपने पढ़ाया था ना क्लास कि जब C2 यानी कि 2 टाइम ओल्ड टाइम का जो कंजप्शन होगा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट एंड Y1 करंट ईयर का जो इनकम प्लस ओल्ड ईयर का जो इनकम होती है। तो यानी कि इंटरटेम्पोरल चॉइस ये दिखाता है कि जो कैपिटल स्टॉक है वो क्या होगा, या तो इन्वेस्टमेंट होगा आइदर कंजप्शन होगा। इसको हमने
इंटर्न टेम्पोरल बजट कांस्टेंट में पढ़ा था। तो इंटर्न टेम्पोरल बजट कांस्टेंट आपको समझ में आना चाहिए पहले से। इंटर्न टेम्पोरल बजट कांस्टेंट ये कहता है कि करंट में कंजप्शन करेंगे तो फ्यूचर में इनकम कम होगी, और फ्यूचर में इनकम रखना है तो करंट कंजप्शन कम होगा। अगर फ्यूचर में कंजप्शन ज़्यादा है तो करंट कंजप्शन कम हो जाएगी। कहने का मतलब है कि वो एक कांस्टेंट बनाता है। दूसरा है सेविंग इज डिटरमाइंड, कहता है कि सेविंग है वो किस पर डिटरमाइन होती है। ये मॉडल कहना चाहता है मेरा आइडिया कि प्रेजेंट और फ्यूचर की कंजप्शन पर डिपेंड करती है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे कंजप्शन पे डिपेंड करती है। अगर प्रेजेंट कंजप्शन कम होगा तो इसका मतलब सेविंग ज़्यादा है। सेविंग ज़्यादा होने का मतलब है कि फ्यूचर में कैपिटल स्टॉक ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से कहना चाहता है कि इन आइडियाज़, एक और आइडिया दिया कि ये फॉर्मलाइज करता है, कैन बी फॉर्मलाइज्ड बाय इंटर्न टेम्पोरल ऑप्टिमम प्रॉब्लम। कहता है इंटर्न टेम्पोरल इंटर टेम्पोरल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, यानी कि ये सिर्फ ये कहना चाहता है क्लास, मेरे पास स्पेस नहीं है, कि अगर ये आपका बजट कांस्टेंट है तो ये करंट का कंजप्शन है, ये फ्यूचर का कंजप्शन है, या ये करंट की इनकम है तो ये फ्यूचर की इनकम है। तो कहता है कि इस पॉइंट पर, ठीक है, ये जो इंडिफरेंस कर्व है, इस पॉइंट पर ऑप्टिमाइजेशन करना है, मैक्सिमाइजेशन करने की बात कर रहा है कि किस पॉइंट पर वो कंजप्शन करेगा, क्योंकि ये हर एक पॉइंट उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट उसको, ठीक है, मेन ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता ना। तो ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन के लिए वो कौन सा बजट कांस्टेंट किस पॉइंट पे जाएगा। तो ये कहना चाहता है कि मेन आइडियाज़ क्या है, ये कहना चाहता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। हमारी प्रॉब्लम है कि इंटर्न टेम्पोरल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेमसे ने मॉडल बनाया कि कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पर पूरी सोसाइटी का वेलफेयर होगा। इसके लिए ओके, अब बात करते हैं क्लास इसके एजम्पशंस की। एजम्पशंस नहीं समझ में आएगी तो मॉडल आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ एजम्पशंस को बहुत प्यार से पढ़ना है। क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करता है, मतलब देयर इज़ नो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब देयर इज़ नो रिलेशन विद अदर कंट्री। ठीक है, दूसरा है क्योंकि अगर रिलेशन रहेगा तो हमारा इनकम का कुछ पार्ट जो है बाहर चला जाएगा, इनफ्लो या आउटफ्लो हो सकता है, तो हमारी ये थ्योरी अपनी फुलफिल नहीं होगी। दूसरा है प्रोडक्शन यूज टू फैक्टर लेबर एंड कैपिटल, सेम इसने लेबर और कैपिटल को यूज़ किया है, टू ही फैक्टर को। एंड प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है कांस्टेंट है, यानी कि वो न्यू क्लासिकल मॉडल को ही लेता है। तो यानी कि इसने न्यू क्लासिकल मॉडल को प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी को लिया जिसमें लेबर कैपिटल यूज होती है, होमोजीनियस टेक्नोलॉजी होती है, टोटल फैक्टर बटी लेबर और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी जो है उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के और टू प्लस लेबर और कितना कैपिटल हायर किया है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी पर भी। तो कहना है कि टेक्नोलॉजी यहाँ पर रिसाइडल है, मतलब समझ ना, इंक्लूड है उसमें। अच्छा, दूसरा होता है कि प्रोडक्शन फंक्शन, अच्छा ये कहता है कि पॉपुलेशन जो है क्या है, एक्सोनियस है, मतलब पॉपुलेशन बाहरी तत्व है लेकिन वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि डेल्टा एल अपान एल, पॉपुलेशन बढ़ रही है किस रेट से, एक प्रॉपर रेट से बढ़ रही है, कहता है। ठीक है, फिर कहता है मेन जो एजम्पशंस है इसकी, ये कहना चाहता है कि हाउस होल्ड जो है ऑप्टिमाइजिंग बिहेव करेगा। एक फैमिली जो है, एक परिवार जो है अपना वो ऑप्टिमाइजेशन करना चाहेगा, और ऑप्टिमाइजेशन में कहने का मतलब है कि वो इंटर्न टेम्पोरल यूटिलिटी फंक्शन दिया रहेगा। जब आपको सामने, जब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको, तो इसमें यू इक्वल टू बताए थे कि सी टी और या ऐसे बताए थे, यूटिलिटी इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या, C1 C2, मतलब टोटल यूटिलिटी फंक्शन जो है करंट और ओल्ड कंजप्शन के फंक्शन को मिला के बनता था, यूटिलिटी को मिला के बनता था। तो ये टोटल यूटिलिटी फंक्शन था। वो कहना चाहता है कि वो क्या करेगा, उसका मेन काम क्या है कि अपनी यूटिलाइजेशन को, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइजेशन करना है। हर फैमिली अपने अकॉर्डिंग बिहेव करता है, यानी कि वो सेविंग कम करेगा या ज़्यादा करेगा, कंजप्शन कम करेगा या नहीं करेगा, ओल्ड एज में करेगा या कम एज में करेगा, वो अपने विवेक से चलेगा, यानी कि वो ऑप्टिमाइजेशन करने की बात करता है। दूसरा कहता है सब्जेक्ट टू बजट कांस्टेंट, यानी कि ये जो यूटिलिटी फंक्शन है
वो बिहेव किसके करेगा, सब्जेक्ट टू बजट कांस्टेंट। बजट कांस्टेंट जैसे आपने बजट लाइन होती है कि आके भैया आपके पास 100 रुपीज़ है, तो 100 में ही 2 चीज़ें परचेज करना है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप एक लिमिट में हैं और उसी लिमिट के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर भी ये कहता है आपको सामने एक बजट कांस्टेंट दिया रहेगा। दूसरा है लेबर सप्लाई इनइलास्टिक, कहता है कि लेबर की सप्लाई जो है, ठीक है, वो इनइलास्टिक है, एक बिहेवियर है। कहने का मतलब ये मानता है कि परिवार में जो फैमिली में लेबर जो है यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसके अकॉर्डिंग उसे ध्यान रखना है, ठीक है, चीज़ों को। अगला क्लास वो कहता है कि पेरेटो इक्विलिब्रियम इन पेरेटो ऑप्टिमलिटी। अब हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम इन पेरेटो ऑप्टिमलिटी। पेरेटो ऑप्टिमलिटी आपको पता है कि ये माइक्रो का पार्ट है। हम वहाँ पर पढ़ते थे कि चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, ठीक है, दोनों का मैक्सिमाइजेशन पॉइंट कहाँ होता था, जहाँ पर दोनों की एमआरएस या दोनों प्रोड्यूसर की एमआरटीएस इक्वल हो जाती थी। तो यानी कि वहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती थी, ऑप्टिमाइजेशन होता था। तो ऐसा कह रहा है कि इक्विवेलेंट है टू द सेंटर प्रॉब्लम टू द सेंटर प्लानर। कहना चाहता है कि जो ऑप्टिमम प्रॉब्लम है जिसे हम इस मॉडल में पढ़ने जा रहे हैं कि एक सेंट्रल जो होगा, जो सेंट्रल प्लानर है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है कि सोसाइटी में वेलफेयर कैसे हो, ये सेंटर की प्रॉब्लम है। सेंटर प्रॉब्लम जो बनाता है, जो प्लानिंग करता है, वो किसके बिहाफ पे प्लानिंग कर रहा है, पेरेटो ऑप्टिमलिटी इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, क्योंकि पेरेटो ऑप्टिमलिटी में परफेक्ट कंपटीशन के एजम्पशन लेके चलता है। तो यह भी परफेक्ट कंपटीशन के एजम्पशंस को लेके चल रहा है। तो अब हम पेरेटो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन के साथ चलेंगे। दूसरा है, फिर कहता है कि ये सब एजम्पशंस के पार्ट हैं क्लास, पेरेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन है, सब कुछ है। अगला है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन एग्रीगेट टर्म में की बात कर रहा है। कहता है ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है क्लास। ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कहने का मतलब हमारा यहाँ पर है कि ये जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब हुआ कि वाई एक सर्टेन टाइम पे एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, फंक्शन है, ए है यहाँ पर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, के कैपिटल लेबर है, और आपको पता है कि ए क्या है यहाँ पर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, के का मतलब है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, L-1 है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जो कि दोनों की प्रोडक्टिविटी 0 से अधिक और 1 से कम होती है। आपको पहले से याद करना है कि प्रोडक्टिविटी ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 लेस देन 1, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो ये मान के चलना है आपको, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही आपकी कंट्री का जीडीपी डिपेंड करता है, और इसी जीडीपी को 2 पार्ट से डिवाइड करना है, कंजप्शन और सेविंग में। तो सेविंग ऑप्टिमाइजेशन करना है और कंजप्शन को ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो ये कंडीशन देता है कि ये है, ठीक है। तो यानी कि ए के एफ इसको बता दिया आपने। दूसरा है, कहता है कि पर कैपिटल इनकम कैसे निकालेंगे। तो पर कैपिटल वाई अपॉन टी देता है, यानी कि वाई अपॉन लेबर, जो जीडीपी है उसको लेबर से डिवाइड किया तो पर कैपिटल इनकम आ गया, और के अपॉन यल कैपिटल लेबर रेशो हो गया। इसको से जो हम पढ़ा चुके हैं, तो आपको ये माइंड में रखना है क्लास। ये कहता है कि ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ऑप्टिमाइजेशन भी गिवन है, और एक चीज़ और गिवन है कहता है, वो कहता है इंटरनल टेम्पोरल चॉइस में प्रेफरेंसेस है, वो गिवन है। तो कहता है कि इंटरनल टेम्पोरल यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन है। कहता है कि फंक्शन क्या करेगा, ये यूटिलिटी फंक्शन है, इनडिफिनिट है, 0 से होता है, इसको आपको पता है क्या होता है, लिमिट्स होती है। तो लिमिट है 0 से इन्फिनिटी के बीच में। ये कहता है कि कंजप्शन जो है वो करंट का यूटिलिटी कंजप्शन है, और ये चेंज ऑफ dt मतलब होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो यानी कि ये गिवन रहेगा आपके पास, यूटिलिटी फंक्शन गिवन रहेगा। अब पूरी क्लास ये समझ लीजिए मेरी बात को कि अगर ये यूटिलिटी फंक्शन दिया रहेगा, बजट कांस्टेंट आपका दिया रहेगा, प्रोडक्शन फंक्शन दिया रहेगा, एग्रीगेट टर्म दिया रहेगा, तो ये सब देने के बाद आपका मेन टास्क क्या है कि मेन टास्क इस थ्योरी में ये है कि सेंट्रल जो प्लानर है वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। तो सॉल्व भी करेगा तो 2 तरीके से सॉल्व करेगा।
पहला है क्लास कि अब इसीलिए इसको हम मॉडल को 2 टाइप से पढ़ते हैं, 2 वर्जन पढ़ते हैं। पहला है सेंट्रलाइज्ड और दूसरा है डिसेंट्रलाइज। हिंदी में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण बोलते हैं। तो जब हम सेंट्रलाइज की बात करेंगे तो सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर गिवन द बजट कांस्टेंट। सोसाइटी का अगर बजट कांस्टेंट दिया गया है पूरे और यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है तो पूरी सोशल वेलफेयर, जिसमें हम आपने पढ़ा होगा बिल्स पॉइंट की बात करें, जहाँ पर सब कुछ सेटअप हो जाए, जहाँ पर हर एक पर्सन की जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाए, तो ये सेंट्रलाइज हो जाएगा। अगर डिसेंट्रलाइज का मतलब यहाँ पर क्लास है कि किसी इंडिविजुअल को वेलफेयर को देखेगा, तो डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि इंडिविजुअल मैक्सिमाइजेशन हाउस होल्ड एंड फर्म, चाहे हाउस होल्ड हो या फर्म हो, अगर हम उसको इंडिविजुअल मैक्सिमाइजेशन फाइंड करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा डिसेंट्रलाइज प्रॉब्लम। तो हम इस पूरे मॉडल में 2 पार्ट्स में बांट दिया हमने, एक सेंट्रलाइज और एक डिसेंट्रलाइज। लेकिन सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज पढ़ने से पहले हमें आपको सेंट्रल प्लानर प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी। सेंट्रल जो प्लानर है उसकी क्या प्रॉब्लम है ये आपको समझाऊंगा। तो क्लास सबसे पहला मेन पॉइंट आपको माइंड में रखना है, ध्यान रखना है कि इस थ्योरी को समझने के लिए चारों थ्योरी का थोड़ा थोड़ा क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, और ये एजम्पशंस एक एक पॉइंट पर क्लियर होनी चाहिए। अगर एक क्लियर है तो आगे जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, चीज़ें रखेंगे, तो ठीक है, तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है। सो प्लीज़ नोट डाउन, इफ़ एनी क्वेरीज सो हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में बाद में। सो प्लीज़ नोट डाउन। थैंक यू।